नमस्कार, न्यूज इंडिया पर देवभूमि का ये खास बुलेटिन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करते हुए इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको दे दें। चमोली दौरे पर सीएम पुष्कर सिंह धामी, गौचर से मेला मैदान तक सीएम ने रोड शो किया है। बड़ी तादाद में महिलाएं शामिल हुई हैं। चमोली नंदा गौरा महोत्सव का आयोजन, कार्यक्रम में सीएम धामी ने हिस्सा लिया है। सीएम ने कई परियोजनाओं का इस दौरान लोकार्पण किया और कार्यक्रम को संबोधित भी किया है। वोकल फॉर लोकल के मंत्र पर फोकस। मैं जब पहली बार चमोली आया था तब और अब में बहुत अंतर आ चुका है, परंतु आप सबके प्रेम में मैंने कभी कोई अंतर महसूस नहीं किया। हमेशा आपका प्रेम एक समान बना रहा। यहाँ के लोगों का जो प्रेम है वह जैसे फूलों की घाटी है, उसी फूलों की घाटी की तरह आप सबका प्रेम भी पवित्र है, निश्चल है। आपके इसी प्रेम और स्नेह का प्रतिफल है कि आज यहाँ पर लगभग 97 करोड़ से अधिक की जो विकास की योजनाएं हैं वो पूरी हो गई हैं, उनका यहाँ पर लोकार्पण किया गया है। एवं 300 करोड़ से अधिक की जो विकास की योजनाएं हैं उन योजनाओं का आज शिलान्यास किया गया है, जो आने वाले समय में इस पूरे क्षेत्र के लिए, पूरे जनपद के लिए विकास का एक मील का पत्थर साबित होंगे। तो वहीं दूसरी तरफ राज्यसभा चुनावों के लिए नामांकन दाखिल हुआ है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने नामांकन दाखिल किया। सीएम धामी और प्रदेश प्रभारी गौतम मौजूद रहे। 2 अप्रैल को अनिल बलूनी का कार्यकाल खत्म हो रहा है। 27 फरवरी को राज्यसभा का चुनाव होना है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने राज्यसभा चुनावों के लिए अपना नामांकन दाखिल किया है। इस दौरान सीएम पुष्कर सिंह धामी और प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम मौजूद रहे। महेंद्र भट्ट ने विधानसभा में पहुंचकर सारी औपचारिकताएं पूरी की हैं। इसके बाद उन्होंने नामांकन पत्र चुनाव अधिकारी को सुपर्द कर दिया। इस बीच धामी सरकार के मंत्री, विधायक, पार्टी से जुड़े पदाधिकारी, कार्यकर्ता मौजूद रहे। उत्तराखंड में राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी की सीट 2 अप्रैल को खाली हो रही है। बीजेपी ने प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट को राज्यसभा उम्मीदवार बनाया है। देखिए, मैं अपने राष्ट्रीय नेतृत्व का, अपने प्रदेश के मुख्यमंत्री जी, अपने सभी विधायकों का, अपने सभी सांसदों का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मुझे इस दायित्व के लिए एक प्रकार से नामांकन करने का आज निर्देशित हुआ। मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ इस विश्वास के साथ कि देश के विकास में देश के प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा और प्रदेश में माननीय पुष्कर सिंह धामी जी द्वारा जहाँ पर भी मेरी आवश्यकता महसूस विकास की दृष्टि में अपने गिलहरी के रूप में मैं अपनी सेवाएं दूंगा। मैं सबका बहुत हृदय से आभार व्यक्त कर रहा हूँ। हमारी पार्टी ने, माननीय प्रधानमंत्री जी ने, केंद्रीय नेतृत्व ने जो माननीय महेंद्र भट्ट जी के नाम का राज्यसभा के लिए चयन किया, मैं केंद्रीय नेतृत्व का, माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं। और ये हम सब लोगों के लिए, उत्तराखंड के सभी कार्यकर्ताओं के लिए बहुत ही मैं कहूं उत्साह, प्रोत्साहन और गौरवान्वित करने वाला पल है कि हमारी पार्टी में एक बहुत नीचे से आए हुए कार्यकर्ता को, जो सामान्य स्थितियों में, सामान्य परिस्थितियों में जिन्होंने समाज का काम, पार्टी का काम शुरू किया, वैसे ही हमारे महेंद्र भट्ट जी हैं जिन्होंने एक सामान्य कार्यकर्ता के रूप में एक मतलब जो हमारी सबसे निचली इकाई होती है, उस निचली इकाई में संगठन मंत्री के रूप में, पूर्णकालिक के रूप में, युवा मोर्चा में, भाजपा में, विद्यार्थी परिषद में, अनेक सारे संगठनों में काम किया। और वो सारा अनुभव अब आने वाले समय में हमारी पूरी जनता के लिए, प्रदेश के लिए, पार्टी के लिए काम आएगा। उत्तराखंड बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने राज्यसभा सांसद के लिए नामांकन दाखिल कर दिया।
इस मौके पर हमारे संवाददाता अनुज अवस्थी ने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट से खास बातचीत की। आइए आपको सुनाते हैं। इस समय मौजूद हैं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा के उम्मीदवार महेंद्र भट्ट जी। सर, आज आपने नामांकन कराया है, किस तरीके से देखते हैं आगे अब चूंकि संसद में जाना है, क्या चुनौतियां रहेंगी और क्या सफलताएं रहेंगी? देखिए, मैं अपने राष्ट्रीय नेतृत्व का, अपने प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का, अपने सभी विधायकों का और उत्तराखंड की देवतुल्य जनता का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। आज नामांकन हुआ है, मेरे लिए खुशी का क्षण है। चुनौतियाँ कुछ नहीं है, कार्यकर्ता के नाते मैंने काम किया है और मैं कह सकता हूँ भविष्य के अंदर जिस दल में मैं हूँ उस दल का उद्देश्य क्षेत्र का विकास है। और देवभूमि का मैं प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ, तो देवभूमि के मन में मोदी जी बसते हैं और मैं कह सकता हूँ कि आने वाले समय में हम और इस राज्य के अंदर विकास की गति ला सकें, इस दिशा में मेरा प्रयास रहेगा। कहते हैं कि बद्री विशाल का आशीर्वाद जब लगता है तो इंसान प्रदेश से देश में चला जाता है। किस तरीके से देखते हैं, चूंकि बद्री विशाल का आशीर्वाद है और इतनी लंबी पारी आपने प्रदेश अध्यक्ष भी निभाई है और अब संसद में किस तरीके से? देखिए, उत्तराखंड धामों की धरती है, कण कण में पत्थर में भगवान वास करते हैं, तो भगवान का आशीर्वाद तो रहता ही है जब कोई स्थान किसी स्थान पहुँचते हैं राजनीतिक कार्यकर्ता। तो मैं कह सकता हूँ कि इस देवभूमि के देवतुल्य विकास को भी हमको आगे बढ़ाना है, सीमावर्ती क्षेत्रों का विकास करना है। आज हर जगह सड़कें गई हैं, शिक्षा के क्षेत्र में हमने प्रगति की है। दिन प्रतिदिन प्रगति का में गुणात्मक सुधार हो, इस दृष्टि के उद्देश्य से जब व्यक्ति जनप्रतिनिधि बनता है तो उसका एक कार्य रहता है, उस दिशा में हम आगे बढ़ेंगे। ये थे हमारे साथ महेंद्र भट्ट जी, जिनका साफ तौर पे कहना है कि अब चूंकि 4 चांद लगेंगे और 4 चांद लगने के बाद प्रदेश में खुशहाली आएगी, चूंकि अब दोनों तरीके से प्रदेश अध्यक्ष ही हो या संसद में हो, दोनों तरीके से यहाँ की जो समस्याएं हैं उनका निराकरण किया जाएगा। कैमरा पर्सन रोहित कुमार के साथ अनुज अवस्थी, न्यूज इंडिया, देहरादून। तो वहीं हल्द्वानी के बनभूलपुरा में 8 फरवरी को हुई हिंसा का मास्टरमाइंड अब्दुल मलिक फरार है। अब्दुल मलिक को पुलिस ने भगोड़ा घोषित कर दिया है। अब्दुल मलिक पर धार्मिक भावनाएं भड़काकर पुलिस और प्रशासन टीम पर हमला करने के संगीन आरोप लगे हैं। साथ ही सरकारी जमीनों को खुर्द-बुर्द करते हुए मस्जिद और मदरसा बनाने का भी आरोप लगा है। हल्द्वानी हिंसा में 6 करोड़ की संपत्ति का नुकसान हुआ, जिसकी भरपाई अब्दुल मलिक से की जाएगी। पुलिस मलिक की संपत्ति कुर्क करने की तैयारी में जुट गई है। आपको बता दें कि हिंसा में 300 से ज्यादा पुलिसकर्मी, जिला प्रशासन के लोग, निगम कर्मी और मीडिया कर्मी घायल हुए थे, जबकि 6 लोगों की मौत हो गई। पुलिस ने 31 दंगाइयों को गिरफ्तार करते हुए जेल भी भेज दिया है, लेकिन फिलहाल मास्टरमाइंड अब्दुल मलिक फरार है, जिसको अब भगोड़ा घोषित कर दिया गया है। दिल्ली के कई बॉर्डर्स पर जारी किसान आंदोलन को लेकर भारतीय किसान यूनियन भानु के राष्ट्रीय महासचिव नितिन नीलू ने न्यूज इंडिया से खास बातचीत की। बातचीत करते हुए उन्होंने कहा, सरकार के अड़ियल रवैये के चलते किसानों को आंदोलन का रास्ता अपनाना पड़ेगा। इशारा मिलते ही उत्तराखंड से भी हजारों किसान दिल्ली कूच करेंगे। और क्या कहा उन्होंने, सुनिए। पंजाब और हरियाणा के किसान एक बार फिर अपनी कई मांगों को लेकर के दिल्ली कूच कर रहे हैं, यानी बॉर्डर पर जमे हुए हैं और लगातार सरकार से टकराव की स्थिति बनी हुई है। हमारे साथ में जुड़े हुए हैं भारतीय किसान यूनियन भानु गुट के राष्ट्रीय महासचिव नितिन नीलू जी। बात करेंगे इनका संगठन किस तरह का स्टैंड लिए हुए इस पूरे प्रकरण को लेकर के, जो फिलहाल किसानों और सरकार के बीच में जो टकराव चल रहा है कई मांगों को लेकर के। आपका संगठन किस स्टैंड पर, क्या स्टैंड लिया है? देखिए जसवीर जी, हमारा संगठन भी है तो संयुक्त किसान मोर्चे के तर्ज पर ही, और आज माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी दिल्ली पहुंच रहे हैं, शाम को वार्ता भी है। उसके बाद ही हमारे संगठन के लिए माननीय अध्यक्ष जी कोई अपना जो है आदेश जारी करेंगे। वैसे जिस तरह से फिलहाल ये हालात बने हुए हैं, एमएसपी सहित कई ऐसी मांगे हैं जिन्हें लेकर के 2 बार की वार्ता विफल हो चुकी है, आज तीसरी वार्ता है। हो सकता है बात बन जाए, ना भी बने, लेकिन अभी जो वहाँ वातावरण है, यानी जिस तरह का वातावरण, किसान अपनी मांग पर अडिग हैं, सरकार के लोग यानी कि सरकार के नुमाइंदे आगे बढ़ने नहीं दे रहे हैं, और इस बीच में जो आम तबका है, जैसे कि यातायात है वो प्रभावित हो रहा है, स्कूल के छात्र हैं वो प्रभावित हो रहे हैं, कई व्यापारी वर्ग हैं, मजदूर वर्ग हैं, उसे लेकर के आप क्या कहेंगे, क्या उचित है क्या अनुचित है?
देखिए, जब आप जैसे चौथे स्तंभ के व्यक्ति भी इस बात को मानते हैं कि आम नागरिक को भी दिक्कतें होंगी, तो क्या सरकारों को नहीं लगता कि किसान के साथ वार्ता कर ली जाए? इससे पहले वार्ता हो जाती जो किसान को सड़कों पर ना आना होता। इस तरह की तैयारियां जिस तरीके से सरकार कर रही है, उस तरह की तैयारियों की सरकार को भी जरूरत ना पड़ती अगर 2-4 बार पहले मीटिंग हो जाती तो। आपको लगता है कि आने वाले दिनों में ये आंदोलन तूल पकड़ सकता है? अभी तो केवल 2 प्रदेशों या कुछ संगठन ही वहाँ मौजूद हैं, क्या देश भर के संगठन सपोर्ट करेंगे? आपको कुछ ऐसा आभास हो रहा है या कुछ इस तरह की इंटरनल जानकारी है? नहीं, ये बात बिल्कुल सच है कि इसमें अगर ऐसे हुआ, आज शाम को हमारी वार्ता अगर सफल नहीं होती तो देश भर के संगठन इसमें अपनी भागीदारी करेंगे, जरूर करेंगे। सबकी परेशानी है, पूरे देश के किसानों की परेशानी है। नितिन नीलू साफ तौर पर कह रहे हैं कि उनका संगठन भी किसान संयुक्त मोर्चा के साथ में है। और रही बात समर्थन देने की, आज राष्ट्रीय अध्यक्ष दिल्ली पहुंच रहे हैं, वार्ता का दौर चल रहा है। हो सकता है कि आज कोई निर्णय हो, उसके बाद ये भी कूच कर सकते हैं, ऐसी तैयारी इन लोगों ने भी की हुई है। उत्तराखंड से भी हजारों हजार किसान दिल्ली बॉर्डर की तरफ को कूच करेंगे आने वाले समय में, यदि बात नहीं बनी तो। जसवीर सिंह, इंडिया लक्सर। हल्द्वानी नगर निगम के खिलाफ हाईकोर्ट ने सुनवाई की है। सफिया मलिक ने दायर की थी याचिका, सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील ने बहस की है। सलमान खुर्शीद ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बहस में हिस्सा लिया है। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने सरकार को नोटिस थमा दिया है। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने मलिक का बगीचा से अतिक्रमण मामले में हल्द्वानी नगर निगम की नोटिस के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई की। याचिकाकर्ता सफिया मलिक की तरफ से सुप्रीम कोर्ट के वकील सलमान खुर्शीद ने बहस की है। वरिष्ठ न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की एकल पीठ ने राज्य सरकार को नोटिस जारी करते हुए 6 हफ्ते में जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील सलमान खुर्शीद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अदालती कार्यवाही का हिस्सा बने। उन्होंने अदालत को बताया कि हल्द्वानी प्रशासन ने मलिक का बगीचा में मस्जिद और मदरसा सहित अन्य निर्माणों को तोड़ने के लिए समय नहीं दिया। आपको बता दें कि हल्द्वानी के बनफूलपुरा क्षेत्र में 8 फरवरी को हिंसा भड़क उठी थी। अतिक्रमण हटाने के नाम पर मदरसा और मस्जिद को गिरा दिया गया था। तो वहीं विरोध में लोगों ने पुलिस प्रशासन और नगर निगम की टीम पर पथराव किया और उपद्रवियों ने उत्पात मचाने के साथ साथ आगजनी भी की थी। ये 2021 की जो नजूल पॉलिसी है उसके तहत आपको और दूसरी आपको उस नोटिस में वैधानिक कार्रवाई करके आपको उसमें बेदखल करा जाएगा अगर आप तो बेदखल इसमें। लेकिन जब वो नोटिस अपने आप में इसलिए इलीगल है क्योंकि इसमें जो पॉलिसी में मेंशन है कि आप प्रक्रिया अपनाएंगे और उस प्रक्रिया यह है कि आप या तो पीपी एक्ट के तहत हमें कार्रवाई हमारे खिलाफ करेंगे या आप उसमें जो है किसी कंसर्न जैसे अगर अवैध निर्माण होता है तो अवैध निर्माण के लिए आप उसके लिए अलग से एक आदेश पुरस्कार अथॉरिटी को ऑर्डर करना पड़ता है ध्वस्तीकरण के लिए, क्योंकि ये बिल्डिंग काफ़ी पुरानी थी, नई कंस्ट्रक्शन नहीं था ये, और ये नोटिस अपने आप में कोर्ट ने आज जो है सरकार को 4 हफ्ते का समय दिया है जवाब दाखिल करने के लिए और जो पिटिशनर को जो है उसके बाद 2 हफ्ते का समय दिया है रिजाइंडर फाइल करने के लिए और 6 हफ्ते बाद जो है उसको लिस्ट कर दिया। मैटर ये है इंक्रूजमेंट रिमूवल का है, हमारी पास पॉलिसी है स्टेट की, उसी के तहत कार्रवाई हो रही थी और जब हमारी ऑनगोइंग ड्राइव है उसी के कंटिन्यूएशन में सब जो है ये जो है रिमूवल किया गया था, अनऑथराइज ऑक्यूपेंट्स को रिमूव किया गया था। उस बाद से लिटिगेशन में आए यहाँ, इनिशियली भी जो है कोर्ट ने इनको कोई इंटरिम प्रोटेक्शन नहीं दिया। लोकसभा चुनाव से पहले युवाओं को साधने के लिए युवा कांग्रेस केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना से प्रभावित युवाओं से बातचीत करेगी। युवाओं के घर घर जाकर उनसे और उनके परिवार वालों से बातचीत करेंगे। साथ ही साथ युवाओं को न्याय दिलाने के लिए पैदल न्याय यात्रा भी निकाली जाएगी। युवा कांग्रेस के जिला अध्यक्ष दीपक कुमार ने ये साझा किया है कि देश में अग्निपथ योजना के नाम पर केंद्र सरकार ने युवाओं के साथ अन्याय किया। देश में सेना भर्ती की तैयारी करने वाले 30 लाख युवा इससे प्रभावित हुए हैं। इसके साथ ही 1,50,000 युवा ऐसे हैं जिन्हें लिखित परीक्षा और फिजिकल एग्जामिनेशन टेस्ट पास करने के बावजूद सरकार ने नियुक्ति तक नहीं दी।
अग्निपथ को लेके हम इसका विरोध करने जा रहे हैं। जो 2019 से 2022 के बीच में सरकार ने ये भर्तियां की थी, उन्हें रद्द करके ये 2023 में अग्निपथ को लेके आई है। हम इसका विरोध करने जा रहे हैं। इसका विरोध हम 3 चरणों में करेंगे। 1 फरवरी से 28 फरवरी तक हमारा पहला चरण चलेगा। अग्निपथ को लेके हम इसका विरोध करने जा रहे हैं। जो 2019 से 2022 के बीच में सरकार ने ये भर्तियां की थी, उन्हें रद्द करके ये 2023 में अग्निपथ को लेके आई है। हम इसका विरोध करने जा रहे हैं। इसका विरोध हम 3 चरणों में करेंगे। 1 फरवरी से 28 फरवरी तक हमारा पहला चरण चलेगा। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने उत्तराखंड की वन रावत और वनराजी जनजाति के अस्तित्व खतरे में होने को लेकर दायर जनहित याचिका में सुनवाई की। तो वहीं मामले की सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने समाज कल्याण निदेशक को 19 फरवरी को अदालत में पेश होने को कहा है। आपको बताते चले कि उत्तराखंड स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी की ओर से इस मामले में जनहित याचिका दायर की गई है। जनहित याचिका में कहा गया कि उत्तराखंड में वन रावत और वनराजी जनजाति का अस्तित्व समाप्त होने के कगार पर है। इस जनजाति की जनसंख्या लगातार घटते हुए 900 रह गई है और इस जनजाति के पास बुनियादी सुविधाएं तक नहीं है। जनहित याचिका में कोर्ट से दलील दी गई कि सरकार इनकी बुनियादी सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए योजनाएं बनाए जिससे इनके अस्तित्व को बचाया जा सके। फॉरेस्ट ट्राइब है तो इसकी कनेक्टिविटी मोटर रोड से, जो स्टेट मोटर रोड है उससे कनेक्टिविटी बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा दूर थी। जो इनका एलिमेंट्री एजुकेशन, सेकेंडरी एजुकेशन का इशू है बहुत चिंताजनक है। तो ये कुछ कारण थे कि ताकि मेन स्ट्रीम सोसाइटी में आए, इनके डेवलपमेंट का इशू था और उस पर कोर्ट ने कॉग्निजेंस लिया था। पिछले डेट में भी एक्शन टेकन रिपोर्ट मांगी थी और इस डेट में भी जो कल थी, जिसमें कोर्ट ने इसका संज्ञान लेते हुए अब जो डायरेक्टर सोशल वेलफेयर हैं उनको उनकी फिजिकल अपीयरेंस के लिए फिक्स की हुई और वो आएंगे, बताएंगे कोर्ट को कि ग्राउंड पे किस तरह से ये जो स्कीम्स हैं वो इम्प्लीमेंट की जा रही हैं ताकि इस जो ट्राइब है जो लगभग विलुप्त होने की कगार पर है उसको। बीजेपी की विकसित भारत संकल्प यात्रा दूसरी बार लक्सर में आयोजित की गई, जहां पर यात्रा में विकास रथ भी शामिल हुआ। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी चंद्रशेखर शर्मा ने किया। तो वहीं कार्यक्रम में मौजूद सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को विकसित भारत संकल्प यात्रा की शपथ दिलाई गई। इस मौके पर कई सरकारी विभागों ने अपने स्टॉल्स लगाकर लोगों को अपने अपने विभागों से संबंधित सरकारी विकास योजनाओं की जानकारी भी साझा की है। बहुत खुशी की बात है। ये लक्सर नगर पालिका को दोबारा से चांस मिला है। ये विकसित भारत का जो संकल्प है और मोदी जी की गारंटी है। उन्होंने सबसे पहले यही दिखाया है कि मैं गांव में कैसे ज़्यादा से विकास कर सकता हूं। जैसे अभी भी आपने देखा होगा आज के हमारे स्टॉल में अभी हमारे पूर्ति अधिकारी भी हैं, CSC से डॉक्टर साहब भी हैं और नगर पालिका से हमारे सभी पालिका के ईओ साहब हैं, क्योंकि जो भी जानकारियाँ इनको देनी है, क्योंकि लाभार्थी तो बहुत हैं पर लाभार्थी जो छूट। भारत संकल्प यात्रा आज लक्सर नगर में दूसरा कार्यक्रम है और केंद्र सरकार द्वारा जो योजनाएं संचालित की गई हैं उनका जनमानस को उसका लाभ मिले, उसी को देखते हुए कि ये संकल्प यात्रा आयोजित की गई है और जिससे कि जन जन तक जो अन्य और सुविधाएं चल रही हैं, जो योजनाएं हैं वो जन जन तक पहुँचे। विकसित भारत संकल्प यात्रा हेतु जो हमारी नगर पालिका लक्सर है इसको पुनः चुना गया है भारत सरकार द्वारा, राज्य सरकार द्वारा। उसी क्रम में आज विकसित भारत रथ भी हमारे बीच में है। विभिन्न लाभार्थी और जो जन सामान्य हैं उनको जानकारी देने के लिए स्वास्थ्य विभाग, खाद्य पूर्ति विभाग, जल संस्थान, हाइडिल और नगर पालिका और अन्य कई विभाग उपलब्ध हैं और लगातार जो है अपने संबोधनों के माध्यम से जो है अधिकारियों द्वारा और कर्मचारियों द्वारा जानकारियाँ उन्हें दी जा रही हैं। तो देवभूमि में फिलहाल खबरों का सफर यहीं तक। बुलेटिन के उस पार ताजा अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ इंडिया, क्योंकि हम हैं राष्ट्र की आवाज़।